My name is Nilanshi Trivedi, and today I would like to tell you about the external morphology of balanoglossus. So here I have prepared some slides for you. So I'm going to share my slides with you. So these are my slides. Okay, let's talk about balanoglossus. क्या स्ट्रक्चर होता है बेसिक और क्यों हम लोग इसे balanoglossus कहते हैं. सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इसके नाम को अगर हम जो है डिवाइड करते हैं तो इसके नाम का मतलब क्या है. सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को देखेंगे. तो balanoglossus, तो इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो balanos मीन्स होता है एकॉर्न और ग्लॉसा मीन्स होता है टंग. तो इसको हम लोग balanoglossus या एकॉर्न वर्म या टंग वर्म के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं. balanoglossus belongs to the class Enteropneupsida. कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? Enteropneupsida से बिलोंग करते हैं. which have a straight digestive tube with mouth and anus at the opposite end. जिनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रेट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है. एक एंड पर माउथ प्रेजेंट होगा और दूसरे एंड पर या पोस्टीरियर एंड जिसको आप बोल सकते हैं वहाँ पर एनएस प्रेजेंट होगी. तो इस तरीके की स्ट्रक्चर या डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलेगा. आप कह सकते हैं कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है. इसके बाद दे हैव न्यूमरस गिल क्लिफ्ट. कई सारी गिल क्लिफ्ट प्रेजेंट होती हैं जो कि रेस्पायरेशन में इनका रोल है. इसके अलावा दे आर बरोइंग एनिमल्स रेंजिंग इन साइज फ्रॉम अबाउट 2 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर्स. तो कैसे एनिमल्स हैं ये? बरो लिविंग एनिमल्स हैं, मतलब ये बरो बना करके रहते हैं. ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, आप कह सकते हैं सैंड में, क्योंकि ये सैंडी रीजन पे रहते हैं जहाँ पर ओशियन होता है, ओशियानिक रीजन आप कह सकते हैं. वहाँ पर जो रेत होती है सी बीचेस में अगर आपने देखा होगा तो जो रेत वाला रीजन होता है जहाँ पर टाइड्स जो है आती हैं, तो उस रीजन पर जो छिछला पानी जहाँ पर शैलो वाटर रीजन होता है वहाँ पर जो है जनरली ये उस सैंड में ये जो है अपनी बरो बनाते हैं. और बरो जो होती है इनकी स्पेसिफिकली यू शेप में जनरली होती हैं. तो इस तरीके से जो है ये बरो लिविंग एनिमल है और साइज़ जो होगा वो अबाउट 2 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर होगा. balanoglossus हैज़ अबाउट 20 स्पीशीज़. तो 20 स्पीशीज़ तक balanoglossus में आपकी हो सकती है. हैबिट एंड हैबिटेट की बात करते हैं तो कैसा हैबिट और हैबिटेट है, कहाँ पर ये मिलते हैं, कहाँ ये जो है कैसे रहते हैं. तो balanoglossus इज़ अ ट्यूबिकुलस और बरोइंग एंड एक्सक्लूसिवली मेराइन एनिमल. तो अभी बताया मैंने कि balanoglossus जो है वो बरो लिविंग एनिमल है या ट्यूबिकुलस एनिमल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ट्यूब फॉर्म करके आप कह सकते हैं कि ये वहाँ पर अपनी बरो को बनाते हैं. और एक्सक्लूसिवली मेराइन है, मतलब मेराइन वाटर सोर्सेज में ही आपको ये मिलेंगे. इट इज़ फाउंड इन शैलो वाटर बिटवीन टाइड मार्क्स. ठीक है, तो कहाँ मिलेगा? शैलो वाटर रीजन में जहाँ पर टाइड्स आते हैं वहाँ पर आपको मिलेगा अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ द वार्म एंड टेम्परेट ओशन. balanoglossus इज़ वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन. तो वर्ल्ड वाइड इनका डिस्ट्रीब्यूशन है balanoglossus का. बरोज़ की बात की जाए तो किस तरीके की बरो ये फॉर्म करते हैं. तो balanoglossus clavigerous इज़ ट्यूबिकुलस लिविंग इन यू शेप्ड बरो एक्सकेवेटेड इन द सैंडी बॉटम. ठीक है, तो जो balanoglossus clavigerous है ये जनरली ट्यूबिकुलस होता है और जो बरो होती है वो इनकी स्पेसिफिकली यू शेप में होती है. ठीक है, तो जो है आपका इस तरीके से है. द बरो हैज़ 2 वर्टिकल लिम्स 50 to 70 सेंटीमीटर डीप एंड द 2 ओपनिंग्स 10 to 30 सेंटीमीटर अपार्ट. जो इनकी बरो होंगी वो 50 से 70 सेंटीमीटर तक जो है डीपर हो सकती हैं. उसके अलावा क्योंकि ये इनकी जो बरो होती है वो यू शेप में होती है, तो यू शेप की होने की वजह से इनकी जो ओपनिंग होगी वो 2 ओपनिंग्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे. और दोनों जो ओपनिंग्स होती हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपका जो है 10 to 30 सेंटीमीटर तक हो सकता है. उसके बाद है द बरोज आर ओपन एट द बोथ्स. दोनों जो बरोज होती हैं वो दोनों एंड पे ओपन होती है. एंड स्पाइरल कॉइल्स ऑफ द fishes like castings of earthworm may be seen at the posterior opening. Is rounded and hidden between the spirally exposed.
स्पाइरली कॉइल्ड फिशेस। तो जो इसकी एक एंटीरियर साइड की ओपनिंग होगी और एक पोस्टीरियर साइड की ओपनिंग होगी। तो जो पोस्टीरियर साइड वाली ओपनिंग होती है वो आप कह सकते हैं वो कवर अप होती है, लाइक द कैस्टिंग्स जिनको हम लोग बोलते हैं अर्थवर्म के फिशेस की तरह आप कह सकते हैं। वहाँ पर उन जो है फिशेस के थ्रू उस जो ओपनिंग है उसको कवर अप करके रखा जाता है, जो मतलब एक एंड होगा उसको कवर अप किया जाता है, और जो दूसरा एंड होता है जो इंटीरियर जोन होती है, इंटीरियर एंड वाला जो रीजन होगा वो जो आपकी होती है ओपनिंग, वो फनल शेप्ड होती है और वो ओपन होती है। ठीक है, तो दोनों ओपनिंग में से एक ओपनिंग जो पोस्टीरियर साइड की है वो हमेशा क्लोज्ड होती है, उस साइड पर एनएस प्रेजेंट होगा, और जो दूसरे साइड की ओपनिंग है वो हमेशा आपकी ओपन होती है। तो इसके बाद है द इंटीरियर ओपनिंग ऑफ द बरो इज़ फनल शेप्ड एंड एक्सपोज। तो यही चीज़ मैंने बताई कि जो इंटीरियर ओपनिंग होगी वो कैसी होती है, फनल शेप होती है, और कैसी होगी जो है एक्सपोज होती है, मीन्स खुली होती है। आप एक बार स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, ये मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर दी हुई है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि कैसे ये बरोज़ फॉर्म करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यू शेप्ड बरो जो है फॉर्म की गई है, ये देखिए यहाँ से बरो फॉर्म की गई है, और ये इसका एंटीरियर एंड है, ये इसका पोस्टीरियर एंड है। तो दोनों ओपनिंग्स हैं, बट ये ओपनिंग को क्लोज करके रखा जाता है और ये ओपनिंग को ओपन रखा जाता है। ये फनल शेप्ड ओपनिंग होती है एंटीरियर। ये यहाँ पर इसका हेड रीजन है और ये इसकी टेल रीजन का पोर्शन है यहाँ पर। और इस तरीके से एसेसरी इंटीरियर ओपनिंग भी हो सकती हैं यहाँ पर। इसके अलावा देखिए साइड से भी एसेसरी ओपनिंग अराइज हो रही है। तो इस तरीके से कई सारी ओपनिंग्स हो सकती हैं, बट द शेप इज़ लाइक यू। ठीक है, तो ये यू शेप में आपको स्ट्रक्चर देखने को मिले। और ये कैसे सैंड पार्टिकल्स यानी कि सैंड में ये बरो बनाते हैं। तो अगर आप सैंड में अपना बरो बना रहे हो तो वहाँ पर एक ख़तरा होता है कि सैंड पार्टिकल्स अगर गिर गए, एक दूसरे के ऊपर ढह गए, तो जो है वो बरोज़ जो है उसी में एनिमल दब जाएगा। तो इस चीज़ को सॉर्ट करने के लिए बैलेनोग्लॉसिस में क्या होता है कि जो बैलेनोग्लॉसिस की बॉडी होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, और जो है इसकी बॉडी के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है जो कि म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स की होती है, और जो है इसकी बॉडी के चारों तरफ जो है म्यूकस सेक्रीट किया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि ये जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो म्यूकस का सेक्रीशन जब ये उस पर रोल आउट करता है तो वो सैंड पार्टिकल्स आपस में स्टिक कर जाते हैं, और ये जो आपकी बरो होंगी ये काफ़ी ड्यूरेबल हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये अपने आप को एक प्रोटेक्टिव ऑर्गन भी आप कह सकते हैं। इसके जो म्यूकस लेयर है वो इसके लिए एज ए प्रोटेक्शन के लिए भी इसका काम करती है। तो इस तरीके से जो है ये बरो फॉर्म करते हैं। नाइट जोन्स एक साइंटिस्ट थे 1952 में, रिपोर्टेड दैट द एनिमल मूव्स इन बरो विद द हेल्प ऑफ सीलिया प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। तो अपनी बरो में कैसे एनिमल मूव करता है इसके लिए बताया गया कि इसकी बॉडी पर जो है पूरी बॉडी पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि ये अपना मूवमेंट ईजिली परफॉर्म कर पाएँ। इसके बाद प्रोटेक्टिव डिवाइस की भी अगर बात करें तो अभी मैंने बताया कि एक म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है जो कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द सैंडी वॉल ऑफ द ट्यूब आर लाइंड विद म्यूकस सेक्रेटेड बाय स्किन म्यूकस ग्लैंड्स of animals। ठीक है, दिस प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ द ट्यूब प्रोटेक्टिंग द एनिमल फ्रॉम बरियल इन सैंड। तो इस तरीके से जो म्यूकस की लेयर होती है वो उसको बरी होने से बचाती है, उसको दब जाने से बचाती है। तो इस तरीके से ये एक प्रोटेक्शन लेयर का काम करती है। तो इस तरीके से ये जो सैंड पार्टिकल्स होंगे उनको बाइंड अप करके रखती है। इसके बाद मूवमेंट की बात करें तो कैसे ये मूवमेंट करता है अपनी बरो के अंदर, तो नाइट जोन्स ने ही ये बताया था इन 1952 दैट रिपोर्टेड द एनिमल मूव्स इन इट्स बरो विद द हेल्प ऑफ द सीलिया प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द प्रोबोसिस हेल्प्स इन बरोइंग। ठीक है, तो जब बरो ये फॉर्म करते हैं तो बरो किसकी हेल्प से फॉर्म करेंगे, प्रोबोसिस की हेल्प से। जो प्रोबोसिस होती है वो सबसे इंटीरियर पार्ट होता है, उसके ठीक पीछे का जो पार्ट होता है वो कॉलर का होता है, और कॉलर के ठीक पीछे का जो पार्ट होता है वो ट्रंक का होता है। तो इस तरीके से ये बरो फॉर्म करते हैं, और बरो फॉर्म करने के लिए हेल्प कौन करेगा, प्रोबोसिस, क्योंकि जो प्रोबोसिस होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन इस तरीके से जो है प्रोसेस होती है। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोबोसिस ये जो है मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, और जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं
बॉडी में, उसकी हेल्प से भी ये मूव करते हैं। इसके अलावा जो डिगिंग का काम होता है वो प्रोबोसिस का होता है। आफ्टर द टाइड रेसाइड्स द एनिमल protrudes its proboscis out of the burrow to explore the surrounding for food। ठीक है, तो जो है जब टाइड्स चले जाएंगे, नॉर्मल इन्वायरमेंट होगा, तो ये अपना हेड रीजन या प्रोबोसिस रीजन को बाहर अपने जो बरो है उससे बाहर निकाल के एनवायरनमेंट कंडीशंस को जज करते हैं कि क्या कंडीशंस हैं फूड लेने के लिए या बाहर निकलने के लिए। तो इस तरीके से ये अपना मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। शेप, साइज़ एंड कलरेशन की बात की जाए तो किस तरीके का शेप होता है, साइज़ और कलर होता है। तो द बॉडी ऑफ बैलेनोग्लॉसिस इज सॉफ्ट, ठीक है, काफ़ी सॉफ्ट और डेलिकेट बॉडी होती है। इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है, बीइंग रिचली सीलिएटेड ऑल ओवर एंड कवर्ड विद म्यूकस। तो जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, इलोंगेटेड होती है, मतलब ट्यूब लाइक बॉडी होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। सिमेट्री की अगर बात करें तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है, मतलब अगर एनिमल को सेंटर से कट करते हैं तो दो इक्वल हाफ्स में बॉडी डिवाइड हो जाती है। तो इस तरीके से सिमेट्री जो होगी वो इसकी बाइलेटरल होती है। बीइंग रिचली सीलिएटेड, सीलिया पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, एंड कवर्ड विद म्यूकस, ठीक है, और म्यूकस सेल्स से कवर अप होती है, जिससे कि जो उसकी बॉडी होती है वो काफ़ी शाइनी आप कह सकते हैं देखने को मिलती है। मतलब एक शाइन जो है बॉडी पर होती है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस इसकी वजह से होती है। द लेंथ ऑफ एनिमल वेराइज फ्रॉम 2 सेंटीमीटर टू 2.5 मीटर्स अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज़। तो 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक इनकी लेंथ हो सकती है। स्पीशीज़ के स्पीशीज़ जो है ये वैरी करता है। मोस्ट फॉर्म्स आर ड्राप कलर। ड्राप कलर मीन्स होता है आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मटमैला सा कलर या ब्राउनिश शेड आप कह सकते हो, या थोड़ा सा ग्रे शेड आप बोल सकते हो, या कुछ येलोइश शेड में, मतलब जो मटमैला सा कलर आप कह सकते हैं। और एक शाइन जो है उस पर होती है। इस तरीके का कलरेशन होता है थ्रू द रेडिश टिंट्स, रेड कलर के टिंट्स प्रेजेंट हैं आर प्रेजेंट। सेवरल स्पीशीज़ आर ल्यूमिनेसेंट ड्यू टू म्यूकस। म्यूकस की लेयर की वजह से ये जो स्पीशीज़ होती हैं वो ल्यूमिनेसेंट होती है। ल्यूमिनेसेंट मीन्स होती है ट्रांसपेरेंट या शाइनी जो है, ल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट आप बोल सकते हो। शाइनी स्ट्रक्चर ये जो होता है बॉडी पर वो म्यूकस के प्रेजेंट होने की वजह से होता है। दे हैव एन ऑफेंसिव ऑर्डर, ठीक है, तो एक बहुत बुरी सी स्मेल ये रिलीज़ करते हैं जिससे कि ये अपने प्रेडेटर को अपने से दूर रख सकें। तो ये भी एक तरीके का जो है इनका प्रोटेक्टिव डिवाइस है, जिससे कि ये एनिमल्स को अपने आप से दूर रख सकते हैं। डिवीज़न ऑफ द बॉडी, उसकी बात करें अगर तो किस तरीके का डिवीजन है बॉडी में। तो बॉडी इज़ अनसेगमेंटेड एंड डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। 3 रीजन्स में डिवाइड होती है। अनसेगमेंटेड बॉडी है, जैसे कि हम लोग ऑर्थोपोडा के एनिमल्स को पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है। बट यहाँ पर जो एनिमल्स हैं इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड है, बट 3 पार्ट्स में इनको हमने डिवाइड किया है। कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं, प्रोबोसिस और प्रोटोस्टोम। प्रोबोसिस को ही हम लोग प्रोटोस्टोम भी बोलते हैं। कॉलर और मीजोसोम, जिसको हम लोग मीजोसोम बोल रहे हैं, एंड ट्रंक और मेटासोम। ट्रंक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेटासोम। यानी कि आप इजीली बोल सकते हैं कि बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, ट्रंक, हेड या जिसको हम लोग प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, मतलब 3 पार्ट्स होंगे, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बॉडी को डिवाइड किया गया है। यहाँ मैंने ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई हुई है कि किस तरीके का जो है स्ट्रक्चर होता है बॉडी में, कैसी स्ट्रक्चर देखने को। मैंने दोनों डायग्राम्स आपको दिखाए हुए हैं, एक जो है आउटलाइन भी दिखाई हुई है, जो स्केच का डायग्राम है वो भी मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा मैंने इसका लाइव डायग्राम भी आपको दिखाया हुआ है। तो किस तरीके का होता है, सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम को देखेंगे, पहले नंबर वाले डायग्राम को। तो यहाँ आप अगर देखें तो बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैंने कहा प्रोबोसिस, ये जो ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर या क्राउन शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी की वजह से इन्हें हम लोग एक्रोन वर्म भी बोलते हैं, और या इन्हीं शेप की वजह से हम लोग इसको टंग वर्म भी बोलते हैं। तो प्रोबोसिस रीजन होता है, ये प्रोबोसिस जो है रखी होती है आप कह सकते हैं कॉलर पर विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक। यहाँ पर एक स्टॉक प्रेजेंट होता है जो कि कॉलर और प्रोबोसिस को कनेक्ट करने का काम करता है। तो प्रोबोसिस और प्रोबोसिस के ठीक नीचे कॉलर स्टार्ट हो जाती है, और कॉलर का जो रीज़न होता है यहाँ पर एक कॉलरेट प्रेजेंट होती है जिस पर कि आपके सीलिया प्रेजेंट होते हैं, बिग बैंड लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं प्रेजेंट।
प्रोबोसिस वाले रीजन पर जो है माउथ प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड पर। तो इस तरीके से प्रोबोसिस, कॉलर, और ये जो पीछे का रीजन है दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रंक। और जो ट्रंक वाला रीजन है उसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो ब्रैंकियल जोन में। ये जो पोर्शन है ये ब्रैंकियल जोन है। ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं ये इसके विंग्स हैं, ठीक है, जिनको हम लोग जेनाइटल विंग्स बोल रहे हैं। ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, जेनाइटल विंग्स बोलेंगे, ठीक है। ये रीज़न कौन सा होगा, ब्रैंकियल रीज़न होगा, ठीक है। ब्रैंकियल रीज़न में ही जो है गोनाड्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर इस जगह पर गोनाड्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा जो है ये गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, यहाँ पर ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं गिल स्लिट्स की। तो ये जो रीज़न होता है ये है ब्रैंकियल रीज़न। इसके पीछे का जो रीज़न होता है ये रीज़न कहलाता है हिपैटिक रीज़न, क्योंकि यहाँ पर हिपैटिक सीका प्रेजेंट होता है। ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही है दैट इज़ कॉल्ड एज हिपैटिक सीका। तो हिपैटिक सीका यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, और हिपैटिक सीका जहाँ पर ख़त्म हो रहा है उसके पीछे का जो पार्ट होता है ये वाला जो पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड एज पोस्ट हिपैटिक रीज़न। तो इसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट हिपैटिक रीज़न। इसके अलावा जो ब्रैंकियल रीज़न होता है यहाँ पर सेंटर में आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है जिसको हम लोग मिड डॉर्सल रिज बोल रहे हैं। तो डॉर्सल साइड पर एक रिज प्रेजेंट होगी दैट इज़ कॉल्ड एज मिड डॉर्सल रिज, और वेंट्रल साइड पर भी एक रिज प्रेजेंट होती है जो दैट इज़ कॉल्ड एज वेंट्रल रिज। ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं, फंक्शन करती हैं आपके जो नर्वस सिस्टम और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का काम है वो इन्हीं नर्व्स, इन्हीं डॉर्सल रिजेस के थ्रू किया जाता है। अगर आप ये स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि इसकी तरफ प्रोबोसिस यहाँ पर भी प्रेजेंट है, ये देख रहे हैं। इसके पीछे एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज़ कॉल्ड एज कॉलर, और उसके ठीक पीछे का जो जोन है ये देखिए यहाँ से विंग्स स्टार्ट हो गए हैं, और ये विंग वाला जोन जो होता है ये ब्रैंकियल जोन है। इस मतलब इसके पीछे का पूरा पोर्शन क्या है, ट्रंक वाला रीजन। और ट्रंक वाले रीजन को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो रीजन है ब्रैंकियल जोन है, इसके पीछे का रीजन जो है हिपैटिक जोन होता है, उसके पीछे का रीजन पोस्ट हिपैटिक जोन होता है, और लास्ट में ये एनएस पर ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब थोड़ा सा डीप में बात कर लेते हैं हम लोग इनकी प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक के बारे में। तो प्रोबोसिस जो रीजन है इसमें क्या होता है, द प्रोबोसिस फॉर्म्स द इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, इंटीरियर पार्ट है, एंड इट इज़ आइदर राउंडेड और कोनिकल इन शेप। राउंड हो सकता है या कोनिकल फॉर्म में भी हो सकता है। इट इज़ कंटिन्यूड पोस्टीरियरली इनटू अ शॉर्ट नैरो नेक और प्रोबोसिस स्टॉक विच इज़ अटैच विद द कॉलर। तो ये पीछे की तरफ एक नैरो स्टॉक डेवलप करती है जो कि अटैच होता है कॉलर से। द प्रोबोसिस इज़ हॉलो एंड हैज़ थिक मस्कुलर वॉल। कैसी स्ट्रक्चर है, हॉलो स्ट्रक्चर है और मस्कुलर वॉल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। इट्स cavity, the proboscis coelom, open to outside by means of a small opening called as the proboscis pore, situated mid-dorsally near its base। ठीक है, तो ये क्योंकि एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, हॉलो स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग प्रोबोसिस कैविटी या प्रोबोसिस सीलोम बोल रहे हैं। ये जो प्रोबोसिस सीलोम होती है ये आउटसाइड ओपन होती है थ्रू द पोर। एक पोर प्रेजेंट होता है कहाँ पर, आपका जो है मिड डॉर्सली रीजन पर आप कह सकते हैं ये पोर प्रेजेंट होता है, और जो है इससे ये जो आपकी सीलोम है ये बाहर की तरफ ओपन होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे आपका सिचुएटेड मिड डॉर्सली नियर इट्स बेस। तो बीनीथ द प्रोबोसिस स्टॉक, प्रोबोसिस स्टॉक के नीचे द बेस ऑफ द प्रोबोसिस लाइज इन यू शेप्ड सीलिएटेड एपिडर्मल डिप्रेशन, द प्री ओरल सीलिएटेड ऑर्गन। जो स्टॉक वाला रीजन होता है उसके ठीक नीचे एक बैंड प्रेजेंट होता है। मैंने अभी बताया कि कॉलर रीजन में एक बैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग प्री ओरल सीलिएटेड ऑर्गन बोल रहे हैं। तो उसी के चारों तरफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्री ओरल सीलिएटेड बैंड। तो ये प्रोबोसिस के ठीक नीचे स्टॉक वाले रीजन पर प्रेजेंट होता है। द बॉस सिट इन द कॉलर समवॉट लाइक एन एकॉर्न इन इट्स कप। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ऑर्गेनाइजेशन है कि वो जो है जो पोजीशन है इसी वजह से इसको हम लोग एकॉर्न वर्म या टंग वर्म भी बोलते हैं, क्योंकि वो इस तरीके से सेटअप होता है कॉलर के ऊपर जो प्रोबोसिस है। तो इस तरीके से जो इसकी स्ट्रक्चर है।
इसके बाद जो है कैरेक्टर दैट हैज़ गिवन द नेम एकोनवम, इसीलिए इसको हम लोग एकोनवम बोलते हैं। द माउथ विच इज़ ऑलवेज वाइड ओपन एंड इनकेपेबल ऑफ क्लोजिंग कम्प्लीटली लाइज ऑन द वेंट्रल साइड एंड इट्स लिप आर द वेंट्रल एज ऑफ द कॉलर रीजन। तो जो है इस एक पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वेंट्रल साइड पर, जिसको हम लोग माउथ बोल रहे हैं, और ये कंटिन्यूसली ओपन रहता है, ये क्लोज नहीं हो पाता है। तो जो है ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं ये माउथ होंगी, और इसके जो लिप्स होंगे वो कहाँ पर हैं? लिप्स आर द वेंट्रल एज ऑफ द कॉलर। जो वेंट्रल एजेस होते हैं कॉलर के, उसी को हम इनके लिप्स आप कह सकते हैं। इसके बाद कॉलर की बात करी जाए तो कॉलर में क्या प्रेजेंट होता है? द कॉलर लाइज पोस्टीरियरली टू प्रोबोसिस। पोस्टीरियरली प्रोबोसिस के पोस्टीरियर पार्ट पर, मतलब प्रोबोसिस एंटीरियर पार्ट होगा, नीचे पोस्टीरियर पार्ट होगा, प्रोबोसिस के पोस्टीरियर पार्ट पर स्टार्ट हो जाती है कॉलर, या ये कह सकते हैं कि एंटीरियर टू द ट्रंक। ट्रंक क्योंकि आपके कॉलर के ठीक नीचे प्रेजेंस है, जहाँ से ट्रंक स्टार्ट हो रही है वहाँ पर कॉलर शुरू ख़त्म हो रही है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं एंटीरियर टू द ट्रंक। It is a short cylinder, usually about a wide as long and most shorter than the proboscis, although sometimes longer. तो proboscis से shorter भी हो सकते हैं, proboscis से आपकी longer structure भी कॉलर की हो सकती है। इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे द राइट एंड लेफ्ट सीलोम कैविटीज़ आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय डॉर्सल एंड वेंट्रल मीजेंट्रीज। तो यहाँ पर भी जैसे कि हम लोग प्रोबोसिस जोन पर देखा कि वहाँ एक कैविटी प्रेजेंट थी जिसे हम लोग सीलोम बोल रहे हैं, कॉलर रीजन में भी दो कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, और दोनों ही एक वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होती है और एक डॉर्सल साइड पर, और दोनों ही कैविटीज़ जो है वो एक दूसरे से सेपरेट होती है विद द हेल्प ऑफ मीजेंट्रीज, या जिनको आप मसल्स भी बोल सकते हैं। कुछ मसल्स होती हैं जो इन दोनों कैविटीज़ को आपस में मिलने नहीं देती हैं, दोनों को सेपरेट रखती हैं। इसके अलावा जो प्रोबोसिस वाला रीजन है वहाँ की जो कैविटी है और जो कॉलर वाला रीजन है उसकी जो ऊपर नीचे की कैविटीज़ हैं, ये दोनों आपस में कभी कनेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि प्रोबोसिस वाली जो कैविटी है वो एक कोर के थ्रू प्रोबोसिस जोन पे ही ख़त्म हो जाती है, और कॉलर वाली जो है आपकी कॉलर रीजन पे ख़त्म होती है, तो दोनों ही आपस में कभी भी कनेक्ट नहीं करती हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि द राइट एंड लेफ्ट सीलोम कैविटीज़ आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय डॉर्सल एंड वेंट्रल मीजेंट्रीज। द सीलोमिक कैविटीज़ ऑफ कॉलर आर कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द प्रोबोसिस एक्टिविटी। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट द ट्रंक, कि ट्रंक की क्या पोजीशन होती है, क्या इसके पार्ट्स होते हैं। तो द ट्रंक इज़ एलोंगेटेड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का पोस्टीरियर पार्ट होता है ट्रंक। इट इज़ समवट फ्लैट, ठीक है, फ्लैट एंड एन्यूलेटेड ऑन द सर्फेस। इट हैज़ अ मिड डॉर्सल एंड मिड वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल रिज अलॉन्ग इट्स इंटायर लेंथ ऑफ द accommodation and corresponding nerves and ब्लड वेसल्स। तो इस तरीके से एक लॉन्गिट्यूडनल वेसल यहाँ पर दो प्रेजेंट होती हैं, एक डॉर्सल साइड पर एक वेंट्रल साइड पर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है जो मिड डॉर्सल नर्व है वो रिस्पॉन्सिबल होती है नर्वस सिस्टम के लिए, एंड मिड वेंट्रल जो लॉन्गिट्यूडनल नर्व है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो ये रिजेस यहाँ पर प्रेजेंट होती है। द ट्रंक इज़ डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में आप ट्रंक को भी डिवाइड कर सकते हैं फर्दर। तो एंटीरियर पार्ट जो होगा ट्रंक का उसको हम लोग बोलते हैं ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन। तो ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन कहेंगे। उसके पीछे का जो पार्ट होगा मिडिल पार्ट उसे हम लोग बोलते हैं हेपेटिक रीजन, और उसके पीछे का जो पार्ट होता है पोस्ट हेपेटिक रीजन या एब्डोमिनल पार्ट, जिसको हम लोग पोस्टीरियर एब्डोमिनल भी बोल सकते हैं, एब्डोमेन, और पोस्ट हेपेटिक रीजन भी बोल सकते हैं। ये मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर में भी बताया कि कौन सा रीजन पोस्ट हेपेटिक है, कौन सा हेपेटिक है और कौन सा आपका ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन है। ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन जहाँ पर विंग्स प्रेजेंट थे, उसके पीछे जहाँ पर हेपेटिक सीका प्रेजेंट है दैट इज़ कॉल्ड एज हेपेटिक रीजन, और जहाँ हेपेटिक सीका खत्म होते हैं उसके पीछे का जो जोन होता है दैट इज़ कॉल्ड एज एब्डोमिनल और पोस्टीरियर एब्डोमिनल रीजन या पोस्ट हेपेटिक रीजन। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेपरेटली इन रीजन्स में क्या क्या प्रेजेंट है। तो ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन की बात करें अगर, तो ऑन द डॉर्सल सर्फेस ऑफ द ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन ऑफ द ट्रंक is a double row of a small pore or the branchial apertures, one on either side of the mid dorsal ridge. Each row is situated in the along furrow. तो
दो रिजेस प्रेजेंट थी, जैसे कि मैंने भी बताया, एक वेंट्रल रिज प्रेजेंट थी और एक डॉर्सल रिज प्रेजेंट थी, और दोनों के साइड पर जो है कुछ ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा उसी जोन पर आपकी गोनाड्स भी प्रेजेंट होती हैं। दी स्पोर्स इंक्रीज इन नंबर ड्यूरिंग ग्रोथ। जो स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं उनका नंबर जैसे जैसे ग्रोथ होती है वैसे वैसे वो नंबर उनका बढ़ता जाता है। द ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन हैज़ अ पेयर ऑफ लेटरल थिन फ्लैट एंड लॉन्गिट्यूडनल फ्लैप्स। दो फ्लैप होते हैं जिनको हम लोग विंग्स बोल रहे थे। इन दीज द जेनाइटल रिजेस गोनाड्स आर सिचुएटेड। ये जो जेनाइटल रिजेस होंगी इनमें ही गोनाड्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद हिपेटिक रीजन की बात करते हैं। द हिपेटिक रीजन इज़ डॉर्सली मार्क्ड एक्सटर्नली विद इरेगुलर इवेशंस ड्यू टू सर्कुलेशन produced by projecting hepatic ceca of the intestine along with the body। तो इरेगुलर शेप की स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं जिनको हम लोग हेपेटिक सीका बोल रहे हैं, और जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब एक जूस सेक्रेट करती हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द एब्डोमिनल रीजन, या जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट हेपेटिक रीजन। ठीक है, तो एब्डोमिनल रीजन में क्या होगा? द एब्डोमिनल रीजन इज़ लॉन्गेस्ट एंड सिलेंड्रिकल, इट टेपर्स ग्रेजुअली एंड हैज़ अ टर्मिनल एनस। ठीक है, तो जो एब्डोमिनल रीजन वाला पार्ट होता है वो सबसे बड़ा होता है, ग्रेजुअली टेपरिंग है। ठीक है, इसके अलावा जो है एंड होता है एनस वाले रीजन पे। द सीलोम ऑफ द ट्रंक इज़ डिवाइडेड इनटू टू लेटरल क्लोज्ड कैविटीज़। इसमें जो सीलोम प्रेजेंट होती है वो क्लोज्ड कैविटीज़ में जाकर के ओपन होती है बाय वर्टिकल पार्टीशन बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल। इस तरीके से बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में एक पार्टीशन है जिसकी हेल्प से ये आपस में जो इनकी कैविटी है वो आपस में जाकर के क्लोज हो जाती है। तो इस तरीके का जो आपका स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी होती है वो होती है आपकी बैलन और ग्लॉसस की। तो आपने ये सारी चीज़ें देखी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।